चलिए हाय फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टोमच यानी कि पेट और लीवर और अग्नाशय के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि लीवर से हमारा कौन सा रस निकलता है। तो लीवर हमारा जो होता है वो पित्त यानी कि गैल का निर्माण करता है। पित्त का बनाता है लीवर, लेकिन स्टोर रहता है गैल ब्लाडर यानी कि पित्ताशय में, और ये डक्ट के थ्रू यानी कि वैसल यानी कि नस के थ्रू ये छोटी आंत में मिला देता है, और ये भोजन को क्या बना देता है, ये क्षारीय बना देता है। पित्त का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है। ये वसा का पाचन करता है, ये हम लीवर में बता चुके थे। इसके बाद जो होता है अग्नाशय, ये अग्नाशय से भी ऊट पाचक एंजाइम निकलते हैं, जिसकी शॉर्ट में ट्रिक बताई थी, लेट बताई थी। इसमें लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के भाग पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, और जो लाइपेज एमाइलेज जो होता है वो वसा यानी वो स्टार्च यानी कि मंड का पाचन करता है, और जो लाइपेज था वो वसा यानी कि वसा का पाचन करता था। इसके बारे में अच्छे से समझ गए थे। हमें समझना था छोटी आंत के बारे में। तो इससे पहले कायम के रूप में आता है, और इसमें वसा यानी कि क्षारीय मिलकर ये क्षारीय बन जाता है, पूर्ण रूप से क्षारीय बन जाता है। इसमें फूल पाचक एंजाइम मिल जाते हैं। अब छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में होता है अवशोषण। इनमें क्या होता है, चूसा जाता है यानी कि अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। जितने भी पदार्थ हैं उनसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो छोटी आंत को क्या स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। इसमें 3 भाग होते हैं। जो छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं। पहला जो राउंड होता है उसे बोला जाता है डेडुनम, दूसरा राउंड होता है उसे बोला जाता है जेजुनम, तीसरा जो होता है इसे इलियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जाता है वो डेडुनम में जाता है। डेडुनम में क्या होता है, हमने पहले ही बताया था। डेडुनम जो होता है वो 2 प्रकार के हार्मोन छोड़ता है। ये क्या छोड़ता है, हार्मोन छोड़ता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये क्या करता है, यानी कि लीवर में पित्त यानी कि गैल को उत्तेजित करता है निकलने के लिए। कोलेसिस्टोकाइनिन ये निकलता है कहाँ से, डेडुनम से। और सेक्रेटिन जो होता है वो अग्नाशय यानी कि अग्नाशय से लैट एंजाइम छोड़ने के लिए उसे उत्तेजित करता है। इसके आगे समझते हैं, ये जेजुनम होता है। जेजुनम में क्या होता है, जेजुनम में कोई प्रकार का पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ से होता है अवशोषण शुरू। तो अब इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है। जेजुनम में कोई नहीं होता है। इसके बाद इलियम में क्या होता है, पाचन का अवशोषण, भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। इससे क्या होता है, इससे इंटेस्टाइन यानी कि जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, जूस को सक्सस इंट्रिकस भी कहा जाता है। ठीक है, ये जूस क्या होते हैं, ये जूस कई प्रकार के, जैसे इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज भी होता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को पचाता है। लैक्टोज को पचाता है। अब यहाँ समझिए, इससे ये निकलता है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। प्रोटीन का जो भाग पेप्टाइड था उसे एमिनो एसिड में बदल देता है, और उससे ऊर्जा यानी कि प्रोटीन बन जाती है। हमने डीएनए में ये बताया था, डीएनए आरएनए में कि जो प्रोटीन होती है वो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होता है, ये जो इरेप्सिन होता है ये प्रोटीन के भाग पेप्टाइड को किसमें बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। अब क्या होता है कि इसमें प्रोटीन होता है भोजन में। प्रोटीन से अमाशय में क्या होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन बदलता है, तो वो बदलता था पेप्सिन। पेप्सिन क्या बदलता था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इसके बाद जो हमारा देखा था लेट में जो ट्रिप्सिन था वो प्रोटीन के भाग पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। लेकिन डेडुनम में क्या होता है, ये D4 डेडुनम है, किसका, छोटी आंत का। ठीक है, ये छोटी आंत का डेडुनम है, D4 डेडुनम। तो डेडुनम में क्या होता है, जो प्रोटीन का भाग जो पेप्टाइड होता है उसे क्या होता है, इरेप्सिन नामक जो रस होता है यानी कि जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। दूसरा होता है लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है, ये वसा यानी कि फैट का पाचन कर देता है और वसा अम्ल में बदल देता है। कैसे, तो जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है। कहाँ पर, ये मैंने बताया था इसमें पाइलोरिक में जो फूड पानी के एंजाइम निकलते हैं वो वसा का पाचन करते हैं, वसा को गिल्सरॉय में बदल देते हैं। इससे आगे मैं बता दिया था। और गिल्सरॉय से ये जो होता है लाइपेज, ये सीधा वसी अम्ल में बदल देता है। और इसमें कई प्रकार के अम्ल वो निकलते हैं, अम्ल क्या एंजाइम होते हैं।
एंजाइम निकलते हैं। जो माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को पचाता है, सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज को पचाता है, लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज को पचाता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो इलियम होता है, इलियम के एक छोटे यहाँ पे ब्लाई पाई जाती है, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है कुछ इस तरीके से, इसे क्या कहा जाता है, इसे ब्लाई कहा जाता है, इसे ब्लाई कहा जाता है। ये ब्लाई क्या होती है, अब इसके लिख दो यहाँ पे। ये छोटी आंत के अंत में पाया जाता है, अंत में पाया जाता है। ये क्या करता है, तो ये चूसने का काम करता है, चूसण यानी कि भोजन का सूखने का। अवशोषण, अवशोषण यानी कि सोखने का काम करता है। सोखने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये भलाई होते हैं, ये क्या करता है, अवशोषण यानी कि चूसने का काम करता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते में हमें हाल ही हाल पानी नहीं पीना चाहिए। हाल के हाल पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए जिससे भोजन क्या होता है, डाइल्यूट यानी कि पतला हो जाता है और उसमें एंजाइम अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। एंजाइम जब अच्छे से नहीं मिल पाते हैं तो भोजन अच्छे से पच भी नहीं पाता है और उसका अवशोषण जो होता है वो अच्छे से नहीं होता है, जिस कारण हमें ऊर्जा भी अच्छे से नहीं मिलती है। हमें खाना खाने से पहले 20 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के बाद 20 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों, इसका रीजन यही होता है कि इसके जो बदले हमने जो खाना खाया है इसमें जो अवशोषण हो रहा है वो पतला हो जाएगा और उसका अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा और उसमें जो एंजाइम मिल रहे हैं वो और पतले हो जाते हैं पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से। इस वजह से क्या होता है कि हमें जो भोजन करते हैं वो भोजन में हाल की हाल पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर बाद पीना चाहिए, ताकि जो हमने भोजन खाया है वो अच्छे से पच सके, उसमें अच्छे से एंजाइम मिल सके। जब एंजाइम मिलेंगे तभी तो अच्छे से पचेगा। अब एंजाइम पहले से ही पतले हो जाते हैं तो वो अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, जिस कारण हमारा पाचन अच्छे से नहीं होता है और हमें दिक्कत हो जाती है, गैस्ट्रिक यानी कि गैस की भी दिक्कत होने लगती है। ठीक है, गैस की भी दिक्कत होने लगती है। इसके बाद अब आगे हम समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, जल का अवशोषण होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, इससे आगे चले। अब बड़ी आंत में सिर्फ समझने को बचा है, बड़ी आंत में समझ लेते हैं एक बार, इसके बाद ये हमारा पाचन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है बल्कि अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण। और विटामिन बी का निर्माण होता है। विटामिन बी का निर्माण होता है। देखो इसमें क्या होता है, बड़ी आंत में कभी कभी जब होता है, जब दस्त होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये बड़ी आंत जो होती है ये जो बड़ी आंत होती है ये जल का अवशोषण नहीं करता है। जब बड़ी आंत अच्छे से काम नहीं करता है तो जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिस कारण जो दस्त होते हैं वो पतले होते हैं। इसका मतलब ये है कि दस्त जब होने लगते हैं तो उसमें बड़ी आंत डिफेक्टेड यानी कि बड़ी आंत अच्छे से काम नहीं करती है। ठीक है, अब बड़ी आंत के जो हमारा जो कायल के रूप में, ठीक है, यहाँ से कायम होता है, इसमें जाने के बाद जो छोटी आंत होती है इसमें जाने के बाद भोजन कायल का रूप ले लेता है। इसमें जो भोजन है कायल के रूप में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भोजन कायल के रूप में किसमें प्रवेश करता है, तो सिकम में प्रवेश करता है। इसका जो पहला होता है इसे सिकम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दें सिकम।
इसे सिकम कहा जाता है। इसके जो नीचे ये लगा होता है इसे कहा जाता है अपेंडिस, इसे अपेंडिस कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो भोजन है जो प्रवेश करता है छोटी आंत से बड़ी आंत में, वो सिकम में प्रवेश करता है। सिकम के ठीक नीचे ये छोटा सा लगा होता है, इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। ये एक अवशेषी अंग होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, ये खाली सेलुलोज को पचाता है। अब हम तो हमारे अंदर सेलुलोज को पचाने की क्षमता होती नहीं है, तो क्या होता है हमारे लिए तो ये अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग उन अंगों को कहा जाता है जो हमारे शरीर में तो होते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं होता है, वो किसी की मतलब काम में मदद नहीं करते हैं। जैसे हमारे जो बाल होते हैं वो भी अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स हुआ ये भी अवशेषी अंग है, थर्ड मोलर हुआ अवशेषी अंग है। ये क्या होते हैं? अवशेषी अंग होता है। ये कान का जो कड़ पल्लव होता है इसे पिन्ना कहा जाता है, कड़ पल्लव कहा जाता है, ये भी अवशेषी अंग होता है। इसका कोई काम होता है, ये कोई काम थोड़ी ना कर रहा है, कोई चीज़ में मदद थोड़ी ना कर रहा है, तो उन अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। ये अवशेषी अंग होता है। तो यहाँ पे समझिए एक बार इसको अपेंडिक्स, ये क्या होता है? ये अवशेषी अंग होता है। ये क्या करता है? ये सेलुलोज को पचाता है, सेल्यूलोज पचाता है। ये जानवरों में बड़ा पाया जाता है। ये क्या होता है? ये जो जानवरों में बड़ा पाया जाता है, किनमें? जानवरों में। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों की छाल में, हमने पहले तो बताया था कि पेड़ पौधों की छाल में सेलुलोज पाया जाता है। पेड़ पौधों से जितनी बनने वाली चीजें होती हैं उन सब में सेलुलोज पाया जाता है। जैसे जो कागज होता है उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है, जो वो कवरिया पेड़ से जो रुई होती है, कपास, वो भी सेलुलोज पाई जाती है। पेड़ से जितनी चीजें मिलने वाली पेड़ से प्राप्त होती हैं उन सब में सेलुलोज पाया जाता है। तो क्या करता है? ये सेलुलोज को पचाने का काम करता है। हम तो सेलुलोज खाते नहीं है, हम लोग पचा नहीं सकते, तो हमें ये छोटा होता है। कभी कभी क्या होता है इसमें भोजन फंस जाता है, इसके थ्रू जाके सब भोजन फंस जाता है। इसे काट कर, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो इसे काट कर हटा देता है। इसके बाद हम ऊपर अगर चलते हैं, ठीक है, इसके हम ऊपर चलते हैं। अब इसको कहा जाता है, ये होता है कॉलन। ये जो पहला होता है इसको कहा जाता है कॉलन। ठीक है, कॉलन के बाद जो दूसरा कॉलन, ये तीसरा कॉलन, ऐसे, ठीक है। तो जो ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ पे समझिए, ये जो ऊपर की ओर चलते हैं इन्हें कहा जाता है असेंडिंग कॉलन। ठीक है, ये जो ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, एक छोटा सा बना दूं। यहाँ पे समझिए, ये जो छोटे छोटे होते हैं इनको कहा जाता है कॉलन। तो जो अब ऊपर की ओर जा रहे हैं ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो जो ऊपर की ओर चलते हैं इन्हें कहा जाता है असेंडिंग कॉलन। क्या कहा जाता है? असेंडिंग कॉलन। यहाँ पे हम लिख देते हैं और इसको कहा जाता है ट्रांसफर। और ये नीचे की ओर आता है, इसे कहा जाता है डिसेंडिंग। इसे क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, ये जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से ऐसे जुड़ी होती है ये चीज, यहाँ पे ये समझने के लिए मैंने बनाया खाली वहाँ पे। तो जो नीचे की ओर जुड़ा होता है, ये देखो, इसे बोला जाता है सिकम।
सिकम के ठीक नीचे होता है ये अपेंडिक्स, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कॉलन, ठीक है। ऊपर की ओर जा रहा है ये होता है असेंडिंग कॉलन, परा परा है यानी कि ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स कॉलन, और जो नीचे की ओर है इसे बोला जाता है डिफेंडेंट। लेकिन ये जो होता है इसे आधा बोला जाता है, देखो इस ये होता है पूरा, अब लाइन का आधा, लाइन का आधा उसे आधा कर देते हैं, तो टुकड़े में कर देते हैं उसे सिगमेंट बोला जाता है। तो ऐसे ये क्या होता है, इसका आधा है तो इसे क्या बोला जाता है, सिग्मोइड कॉलन, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन, हिंदी में लिख दे रहे, इसे बोला जाता है सिग्मोइड कॉलन, ठीक है, इतने इतने को। इसके जो नीचे होता है इसे बोला जाता है रेक्टम, रेक्टम, और इसे बोला जाता है एनस। इसे बोला जाता है एनस। इसके थ्रू हम मल मूत्र को त्याग देते हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम भोजन आता है, देखो मेरा किसके, कायल के रूप में, कायल के रूप में सिकम में प्रवेश करता है, ठीक है। सिकम के बाद जाता है कॉलन में, कॉलन में भी असेंडिंग कॉलन में, असेंडिंग के बाद ट्रांसवर्स कॉलन में, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन में, उसके बाद सिग्मोइड कॉलन में, उसके बाद रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, इसमें जो वो होता है वो निकल जाता है एनस के रास्ते, ठीक है। अपेंडिक्स में ये होता है, अब इसके बाद होता है कॉलन में, कॉलन को मैंने बता ही दिया है, इसमें पूरी तरह से जल का अवशोषण हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी एक म्यूकस पदार्थ, म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कायल को चिपचिपा बना देता है और मल मूत्र के रास्ते त्याग देता है, ठीक है, इसके रास्ते त्याग देता है। तो इसके यही पार्ट है, आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। इसको एक बार सबसे, इससे जो ऊपर जाता है इसे बोला जाता है असेंडिंग कॉलन, और जो परा हुआ होता है इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स कॉलन, नीचे जाता है इसे डिसेंडिंग, और जो आधा है इसे आधा बोला जाता है, इसे बोला जाता है सिग्मोइड, सिगमेंट, यानी कि लाइन का जो होता है उसे आधा सिगमेंट, आधे से सिगमेंट कहा जाता है, और ऐसे ये कॉलन का आधा है इसलिए इसे सिग्मोइड कॉलन कहा जाता है। और रेक्टम, रेक्टम में ये क्या होता है, मलमूत्र एकत्र होकर निकल जाता है। अब देखिए, एक जो दवा वो होती है, जो रोग बोला जाता है जिससे बवासीर कहा जाता है, वो कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे एक बार समझिए। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ना, यहाँ पे घाव बनने लगते हैं, ये जो रेक्टम होता है यहाँ पे घाव बनने लगते हैं। ये किस वजह से बनने लगते हैं, मान लो आप फ्रेश, मतलब कि जो लैट्रिन है सही टाइम से नहीं जाते हैं, आलस करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये रुका रहता है, इस वजह से यहाँ पे घाव बनने लगते हैं। और ये घाव बनते इनमें इतने मतलब दिक्कत होने लगती है, फिर इन्हीं के रास्ते क्या होता है, खून आने लगता है और लैट्रिन करने में दिक्कत होती है। तो ये इसका भी कारण होता है। अब क्या होता है, ये तो मैंने देखो बता ही दिया, ठीक है। इसके रास्ते, मलमूत्र के रास्ते इसे त्याग देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र के पूरे उसको, ठीक है, सिस्टम को। इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे बता देते हैं, जो पाचन की जो क्रिया होती हैं वो पांच अवस्थाओं में हो जाती हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, भोजन की जो मतलब पाचन की जो क्रिया होती हैं वो 5 अवस्थाओं में ये कंप्लीट हो जाता है। ये लास्ट होता है 5 अवस्थाओं में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें सबसे पहली जो अवस्था होती है, इस अवस्था को कहा जाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है हम भोजन को जो खाते हैं, जो भोजन को निकला जाता है, इसको कहा जाता है अंतःग्रहण। उसके बाद जो दूसरी होती है, उसके बाद होता है डाइजेशन। तो यहाँ से होता है, यानी कि मुख गुहा से क्या होता है, अंतःग्रहण, इंजेशन। और उसके बाद नीचे जाता है ऑसोफेगस के थ्रू, इसमें पेट में जाता है, यानी कि उधर, यानी कि स्टोमच, यानी कि अमाशय में जब जाता है तो उसे कहा जाता है डाइजेशन। उसमें क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे भाग में, यहीं से क्या होता है, ये छोटे छोटे भागों, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तीसरा जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अब जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा होता है तो इसके बाद अब इसमें क्या होता है, इसमें पाचन होता है। इसके बाद जब छोटी आंत में जाता है, देखो यहाँ से क्या होता है, इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण। उसके बाद इसमें और इसमें क्या होता है, तो डाइजेशन यानी कि भोजन का टूट फूट के पाचन। उसके बाद जब छोटी आंत, यानी कि ये रही हमारी छोटी आंत, छोटी आंत में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है। किसका, पचे हुए भोजन को सेल के द्वारा, पचे हुए भोजन का सेलों यानी कि कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद होता है एसेम्बलीफिकेशन। एसेम्बलीफिकेशन क्या होता है, इसे स्वांगीकरण कहा जाता है।
स्वांगीकरण कहा जाता है। ये पचे हुए भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करता है। पचे हुए भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ होती है? तो इसी में होती है। अवशोषण तो इसी में होता है और इसमें होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में खाली जल का होता है, ठीक है। तो छोटी आंत में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन को ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो हमारी पांचवी होती है वो होती है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है सारी क्रियाओं के, यानी कि सारे पाचन के बाद, भोजन का पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थ को कायल, यानी कि कायल के रूप में परित्याग कर देना। ये क्या होता है? परित्याग कर देता है। क्या कहलाता है? डिफेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब कुछ सवाल होते हैं, जैसे कहा जाता है लैट्रिन का रंग पीला किस लिए होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन कौन बनाता है? तो वो भी लीवर ही बनाता है। यहाँ पे लिख दें, मल का रंग पीला होता है किसके कारण? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन से। ये बनता कहाँ है? तो लीवर में, लीवर से बनता है। और मूत्र, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोकोम, यूरोकोम की वजह से। ये भी क्या बनाता है? लीवर। ये भी लीवर में बनता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक दांत की बना देंगे। दांत की हमारी रह गई थी, दांत के बारे में हमने डिटेल से नहीं बताया था, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।